आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा ये कर लें, और वो इसलिए जरूरी है कि विपक्षी एकता की बात हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि कैसे विपक्षी एकता होगी, 2024 में एक मोर्चा बना के लड़ा जाए। लेकिन ये एक मोर्चा, ये विपक्ष क्या कौन है? ये विपक्ष एंटी बीजेपी फ्रंट है, ये विपक्ष एंटी कांग्रेस फ्रंट है, ये विपक्ष एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस फ्रंट है। इसमें थोड़ी अभी क्लैरिटी आना बाकी है। और इसी बात को लेके एक थोड़ा सा जिसको कहते हैं बातचीत होने लगी है। और कल से, जब से जयराम रमेश जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने तीन विपक्ष की पार्टियों पे थोड़ा टिप्पणी की है, उस रेफरेंस में आज हम लोग इस चर्चा को कर रहे हैं। जो पहली बात शायद तय होनी जरूरी है, वो तय होनी ये जरूरी है कि आज ये जो भी अपने को कह रहा है कि हम विपक्ष हैं और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, वो किससे किससे लड़ने की बात कर रहा है, वो किसके विपक्ष में खड़ा है। और जो आम हमको और आपको समझ में आता है, वो विपक्ष शायद बीजेपी की ही बात हो रही है कि बीजेपी के विपक्ष में कौन खड़ा है। मैं दो तीन बातें देख करके फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। कल पहली बात, सबसे पहले ये कहा गया कि विजयन साहब ने एक प्रश्न उठाया 2 दिन पहले कि ये राहुल गांधी 18 दिन तो केरल में चल रहे हैं, लेकिन वो यूपी में केवल 2 दिन चल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि शायद विजयन जी अभी भी ये मानते हैं कि राहुल गांधी यूपी के हैं, वो केरल के नहीं हैं, जबकि वो केरल के एमपी हैं। और मतलब इसमें अगर वो वहां के एमपी हैं और अगर वहां चल रहे हैं तो उनको पूछना नहीं चाहिए था। 2-3 चीजें इसमें समझने वाली हैं, बाकी बात पे मैं बाद में आऊंगा। कांग्रेस जो भी कहे, लेकिन सबको पता है कि 2024 की तैयारी में ये सारा कुछ काम हो रहा है। कांग्रेस को केरल में उसकी 15 लोकसभा की सीटें हैं, 15। और ये मैं आपके साथ इसलिए बता रहा हूं कि अगर उसकी 15 सीटें लोकसभा की केरल से आती हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी है कि 2024 के इलेक्शन में वो कम से कम उन 15 सीटों पे तो कायम रहे। उत्तर प्रदेश में उसकी 1 सीट है। तो अगर केवल मैं कुछ केवल अगर गुणा भाग भी करें, तो ऐसा नॉर्मल उसमें होना चाहिए कि जहां ज्यादा सीट है वहां ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ये भी एक क्राइटेरिया, मुझे नहीं मालूम ये क्राइटेरिया रहा है कि नहीं रहा है। मैं विजयन साहब की बात पे भी आ जाता हूं। विजयन साहब का एक, क्योंकि जो बेसिक बात है, कौन कौन बीजेपी के अगेंस्ट मजबूती से खड़ा है और जो दिखे कि वो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा है, उसमें कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर किसी को ये नहीं लगता था कि ये बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़े होंगे। लेकिन अभी विजयन साहब ने अभी हाल के दिनों में, अगस्त सितंबर के महीने में, एक ऐसा काम किया जिससे थोड़ा ये भी आने लगा कि क्या ये भी एक वर्किंग अरेंजमेंट का कुछ कर रहे हैं, बातचीत बीजेपी के साथ। उन्होंने ऑफ ऑल दी पीपल अमित शाह साहब को, उनकी एक एनुअल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, उसके लिए बतौर चीफ गेस्ट एक लिखित इनविटेशन भेज के आग्रह किया कि आप इसके चीफ गेस्ट बन जाइए। 4 सितंबर को, 3 सितंबर को वहां एक किसी वो मीटिंग के लिए अमित शाह साहब जा रहे थे। उन्होंने कहा 4 सितंबर को आप इसके चीफ गेस्ट बन जाइए। और ना केवल उसके चीफ गेस्ट बनिए उस बोट रेस के, उसके बाद ओनम सेलिब्रेशन जो हो रहा है उसमें भी आप आइए और उसको पार्टिसिपेट कीजिए। ये थोड़ा बात गले से नहीं उतरती है, क्योंकि अमित शाह साहब ना केरल से आते हैं, अमित शाह साहब ना केरल में कभी रहे हैं, ना पढ़े हैं। और केरल में मतलब उनका कोई कनेक्ट केरल से ऐसा नहीं है। अमित शाह साहब की जो जो जनरल रेपुटेशन सबको पता है, उसके बाद उनको वहां बुलाना कहीं ना कहीं एक मन में आशंका तो पैदा करता ही है। मैं इसी से अपनी बात हो, फिर मैं ममता बनर्जी की भी बात करूंगा और अरविंद केजरीवाल साहब की भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले इसी बात से शरद भाई आपसे ही शुरू समझ लें कि जो एक एक ये आरोप लगना शुरू हो गया कि भाई ये कांग्रेस तो अभी से टीका टिप्पणी कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि एक, तो पहला मुझे जो लगता है कि पहला क्राइटेरिया विपक्ष का ये साफ हो जाना चाहिए कि कौन बीजेपी के अगेंस्ट बिल्कुल शिद्दत से खड़ा है। देखिए आनंद जी, मेरा 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 मानना ये है कि पहली चीज तो इट इज टू अर्ली टू डिटरमिन कि कौन विपक्ष में खड़ा है। विपक्ष का माने है जो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है।
विपक्ष हमेशा वही होता है मेरे हिसाब से जो रूलिंग डिस्पेंसेशन के खिलाफ होता है। तो अभी तो बिगिनिंग हो रही है, तमाम टीडिंग ट्रबल्स होंगी। आपने देखा होगा कि 1977 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मुहिम चला था और तमाम डाइवर्स लोग जो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, ऑफ कोर्स आज की तरीके का माहौल नहीं था, मतलब एक दूसरे को आइडियोलॉजिकली अपोज थे, वो सब एक साथ हुए। तब ये समझा जाता था कि भाई कौन होगा फाइनली कैंडिडेट, और बड़े बड़े दिग्गज नेता थे। आज की डेट में तो विपक्ष में उतने बड़े नेता भी नहीं है मौजूद कि जगजीवन राम और मोरारजी देसाई और चरण सिंह, इन तीनों में चूज किया जा रहा था। 1989 में भी इसी तरीके से हुआ और लास्ट मिनट पहले तमाम टीडिंग ट्रबल्स हुई, तमाम खींचातानी हुई और लास्ट मिनट में एक सरप्राइज कैंडिडेट हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनके ऊपर सबको कंसेंसस बनाना पड़ा। तो आज की डेट में जरा अर्ली है अभी से सोचना कि क्यों ये आपस में लड़ रहे हैं। ये तो होंगे, अभी तो ये चलेंगे झगड़े, खींचातानी चलेगी, टग ऑफ वॉर चलेगी, अपने अपने लोग महत्वाकांक्षाएं लोग पूरी करेंगे। लेकिन जो विजयन साहब का आपने जो भी पॉइंट आउट किया, वो जरा सीरियस बात, उसके पीछे कुछ लगता है। मुझे तो आजकल लगता है कि जब भी कोई अगर गिरने लगता है इनके लाइन के पीछे, फॉलिंग इन लाइन विद बीजेपी, तो ये भी डाउट होता है कहीं सीबी और सीबीआई और ईडी वीडी का तो नहीं कुछ चला दिया है, क्योंकि इसके खौफ से भी बहुत कुछ करा लेते हैं और ये बताने के लिए कि देखिए हमारे को इतनी वो मिल रही है। और ये बात आपने सही कही कि अमित शाह का ना तो केरला से कुछ लेना देना है, ना बोट की इवेंट से होम मिनिस्टर का कोई लेना देना हो सकता है। अगर वो स्पोर्ट्स भी देख रहे होते और उनको बुलाते तो चलिए तो भी समझ में आता कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्टर उसके। तो किसी भी सूरत में हाँ, एक उनका स्पोर्ट्स से एक ही कनेक्शन है कि उनका बेटा बीसीसीआई का मालिक है आज की डेट में, मतलब अभी तो सेक्रेटरी है, आगे चल करके मालिक ही हो जाएगा तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। तो इस वजह से ये एक शक पैदा करता है कि क्या वजह है, क्या पक रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो आपने मेन मुद्दा उठाया कि कौन साथ में है कौन नहीं, आज की डेट में एक चीज तो क्लियर है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ कतई नहीं जा सकते, और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो शायद कांग्रेस के साथ भी जाना पसंद नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि आज की डेट में अगर कंसेंसस बनेगा तो तभी होगा जिसमें कांग्रेस शामिल होगी। और प्रयास भी नीतीश कुमार का इसी डायरेक्शन में दिखता है कि लोग जुड़ जाएं। ये थर्ड फ्रंट नहीं है, थर्ड फ्रंट में नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी ढूंढे जाते थे। आज की डेट में ये एक बीजेपी का के सामने चैलेंजर ढूंढने की जरूरत है, और चैलेंजिंग में अगर सब लोग साथ नहीं हुए तो फिर जिस तरह मोदी का जो जादू चल रहा है वही कायम रहेगा। अगर ये लोगों में किसी तरीके की डिसयूनिटी हुई, उसके अब जैसे मायावती हैं, वो आज की डेट में कतई नहीं ऑपोजिशन के साथ जाएंगे, क्योंकि बड़ा स्पष्ट हो चुका है पिछले चुनाव से ही कि उन्होंने हथियार धर दिए। अब वो ईडी सीबीआई के डर से क्यों, देखिए कई लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि जिनके पास बहुत ज्यादा नाजायज दौलत होती है तो उनको तो झक मार करके ईडी और सीबीआई के डर से हथियार डालने पड़ते हैं। तब उनकी कौन सी वजह है भगवान जाने, लेकिन ये क्लियर है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगी, चाहे बैकडोर से रहे चाहे फ्रंट डोर से रहे। इसी तरीके से जो ये स्टेट्स, आंध्रा का डाउटफुल हो सकता है, किसी स्टेज में वो उधर जा सकते हैं। केसीआर का मुझे नहीं लगता है, लेकिन हालांकि केसीआर के यहाँ एक प्रॉब्लम है कि वो अगर कांग्रेस भी जुड़ती है तो केसीआर के लिए मुश्किल होगी कि उनकी पार्टी का क्या होगा, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट किया जा सकता है क्योंकि उनकी बीजेपी से उतनी पैठ नहीं है और उनकी मिलती जुलती नहीं है उनसे। दूसरा आपका जो और स्टेट्स आती हैं आपके उड़ीसा में, देखिए वो रहेंगे बीजेपी के साथ ही, पटनायक साहब। ये डिफिकल्टीज तो आनी है, और लेकिन जहां जहां कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है जो सब जगह मौजूद है चाहे कितनी भी बुरी हालत में हो, तो कांग्रेस का इस ऑपोजिशन को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना निहायत जरूरी है, उसको साथ रहना जरूरी है। और वो तभी हो पाएगा जब राहुल गांधी खाली कहेंगे नहीं मुंह से, एक्चुअली करके दिखाएंगे कि वो कैंडिडेट नहीं है प्राइम मिनिस्टरशिप के, क्योंकि जहां वो होंगे फिर वो मोदी वर्सेस, वो तो बीजेपी तो यही चाहती है, तो मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा। और राहुल को इतना ज्यादा ये कंडेम कर चुकी है बीजेपी अपने कैंपेन के जरिए से,
सोशल मीडिया के जरिए से फॉल्सली कैंपेन कर चला के उनको पप्पू बना दिया है कि वो कंटेस्ट मोदी के सामने नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में एक कंसेंसस जो बनता दिखता है, और एक नोडल पर्सन आज की डेट में यही कह सकते हैं, जो नीतीश कुमार जिस तरीके से मूव कर रहे हैं कि एक सबसे मिल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, वो एक अच्छा स्टेप है। बाकी तो समय बताएगा कि कहां तक ये बन पाता। जी जी, मैं दो चीजें दर्शकों को बता दूं। हाँ। एक तो एक चीज ये जो मेरी जानकारी है, ये पीएम बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ ये अडवाणी जी ने शुरू किया 2009 से, और उन्होंने ये हुआ कि पीएम कैंडिडेट अडवाणी जी ने शुरू किया था। वो बीजेपी जीत नहीं पाई, वो अलग बात है। और अगर आपको याद हो 2014 में अडवाणी जी बहुत गुस्सा हुए थे, जब वो एक अलग चर्चा किसी और दिन करेंगे। दूसरा, मैं एग्जैक्ट बता दूं, कांग्रेस 52 सीट पे जीती थी और 208 सीट पे नंबर 2 पे रही थी 2019 के चुनाव में। तो एक तरह से 260 सीट पे तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस पे थी ही, कंटेस्ट में थी। मैं शरद भाई साहब आपसे एक दूसरी चीज, शरद भाई साहब मैं आपसे एक बहुत स्पेसिफिक चीज पूछना चाह रहा हूं। एक नीतीश कुमार जो 1 महीना पहले आए हैं, उनके आते ही चीजें बदल गई हैं। 1.5-2 महीने में एकदम से जान आ गई है, विपक्ष में को लग रहा है कुछ हो सकता है। उसी तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो जाने के बाद कांग्रेस और एक विपक्ष को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। मेरा पूछना सिर्फ आपसे ये है कि नीतीश कुमार जी 98 से जब से वो मंत्री, जब बल्कि मैं तो कहूंगा 89 में जब वो पहली बार एग्रीकल्चर मंत्री बने डिप्टी मिनिस्टर देवीलाल जी के साथ, उन्होंने केवल गठबंधन ही के मंत्री रहे हैं। वो केवल गठबंधन की राजनीति किए हैं, चाहे वो सेंटर में रहे हो और चाहे वो पिछले 20 साल से बिहार चला रहे हो। तो गठबंधन के कंपल्शंस उनको पता है। तो वो एक तरह से मैं ये कहूंगा ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड टू हैंडल दिस गठबंधन। आज की तारीख में वो बार बार कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मैं नहीं, उनकी पार्टी ने भी कहा नहीं, कोई उनकी पार्टी से भी एक आदमी नहीं बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूं कि इस समय आपको क्या लगता है कि जो नीतीश कुमार की भूमिका है वो एंटी बीजेपी एंड विद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि ये सबको याद रखना होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होने के बाद भी मुस्लिम वोट उनसे नहीं गया था, मुस्लिम वोट उनके साथ कर रहा था। तो ये जो आपने कही बात, देखिए आपने खुद ही आनंद जी ये बात कह दी कि नीतीश कुमार एक एक्सपीरियंस लीडर है, और जिस तरीके से मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से उनके मूव्स हैं आज की डेट में विपक्ष की एकता को लेकर के, वो बहुत ही साउंड तरीके से कर रहे हैं और बड़े फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और कहीं भी ये जाहिर, और अच्छी बात है कि ये जाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि वो अगर अपनी तरफ से कोई कह देगा मैं कैंडिडेट हूं तो फिर गया काम से, सब सारे झगड़े वहीं शुरू हो जाएंगे। तो इन्हें मालूम है, तो वो बड़े मैच्योर्ड तरीके से, बड़े सुलझे हुए तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो लोगों को अपने तरफ करीब लाने में, इकट्ठा करने में काफी कारगर साबित होंगे। और देखिए मुझे लगता जैसे शरद पवार हैं, वो भी उनके नाम पे कंसीड कर लेंगे। और जितने स्मॉलर स्टेट्स हैं जहां जहां लोग बीजेपी के विरोध, जैसे झारखंड है, और उद्धव ठाकरे की भी पार्टी, जो अभी तो यही डिस्प्यूट है कि शिवसेना किसकी है, जिस तरह कितना भी अटैक करे बीजेपी, लेकिन उसके पास भी लोग हैं। तो ये एक ऐसा शख्स है जिनके साथ ऐसे लोग जो पास्ट में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के साथ भी रहा है और आज की डेट में नहीं है, जैसे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की, वो भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। और इसलिए जिस तरीके से अभी हो रहा है, और दूसरी तरफ वो जो सबसे सिग्निफिकेंट बात यही है कि अगर ये सही है जो खबर जिसकी काफी चर्चा है कि नीतीश कुमार और राहुल गांधी में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि राहुल गांधी कैंडिडेट नहीं बनना चाहेंगे। अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उनकी माताजी क्या करती हैं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम अभी तक यही थी कि ये माना जाता था कि वो पुत्र प्रेम की वजह से जो है इतना ज्यादा, और उनको दूसरी तरफ से हैमरिंग हो रही थी, बीजेपी का पूरा कैंपेन चल रहा था, सोशल मीडिया जो इनका बहुत ही पावरफुल है, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, और गोदी मीडिया की बहुत बड़ी तादाद है, तो वो सारे लगे हुए थे और राहुल गांधी को इतना कंडेम कर दिया कि लोगों की नजर में वो उनको, चाहे वो राहुल गांधी इस तरीके के ना हो, ठीक है वो कभी कभी ऐसी लाइट बातें कर देते हैं, लेकिन जो पप्पू 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 बना दिया गया वो पूरे कैंपेन के जरिए से बनाया गया। आपने देखा कितने केसेस हैं, इंस्टेंसेस हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही
हास्यास्पद हैं, जो कभी ये भी दर्शाती हैं कि उनको या तो नॉलेज नहीं है या बेखबर हैं या अपने आप को अपडेटेड नहीं, क्या क्या चीजें उन्होंने करी, देखा है, ये कोई दोहराने वाली बातें नहीं। लेकिन वही चीज राहुल गांधी बोल दे तो वो हो जाएगा, पूरा अनर्थ हो जाएगा। अब प्रधानमंत्री के पास तो सन 87 में इंटरनेट भी था और डिजिटल कैमरा भी था, जब दुनिया में इजाद नहीं हुई थी डिजिटल कैमरा की, अब उनके पास था। तो लोग कहते हैं भाई मोदी है तो मुमकिन है। तो इस तरीके की बातें हो, चाहे वो बादल और रेडार वाली बात हो जब बालाकोट हुआ था, तो ऐसी सूरत में ये बहुत अच्छा हुआ है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार में अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने ग्लू से बांध सके लोगों को, जो जो उनकी आइडियोलॉजी से के साथ नहीं भी हैं, उन लोगों को जोड़ सके। ओनली सबसे बड़ा इशू जो आएगा, ममता को अपनी महत्वाकांक्षा जो है वो जरा नीचे करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम उनके साथ यही है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं और बंगाल की बाउंड्री के बाहर उनका कहीं पे भी कोई आपको एक व्यक्ति, एक जना भी नहीं मिलेगा, एक एमएलए भी नहीं मिलेगा समर्थन करते हुए, जो कि नीतीश कुमार के साथ नहीं है। दूसरा, नीतीश कुमार के साथ वो जो अभी विजय कृष्ण ने कहा कि उनकी जाति वाले, हालांकि उन्होंने उस रेफरेंस में कहा बनारस के रेफरेंस में, लेकिन उनकी जाति कई स्टेट्स में है और जाति क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है भारत के हर चुनाव में, तो वो एक बड़ा फैक्टर काम करेगा। उनकी जाति तो गुजरात में भी है, सरदार पटेल भी उसी जाति के कहे जाते हैं। उनकी जाति मतलब बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे है, और जहां जब ये स्टेज आएगी कि हाँ भाई ये कंसेंसस कैंडिडेट है, तो उस जाति के लोग विभिन्न स्टेट्स में जुड़ेंगे, उससे अल्टीमेटली तो फर्क पड़ेगा ही। तो ये आज की डेट में कितना भी वो लगता हो, और अच्छा, और आप ध्यान रखिए कि बीजेपी का भरपूर प्रयास होगा कि किसी तरीके से एकता ना बन पाए, वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, कुछ भी। तो वो वही देखना होगा कि कितना ये लोग एंटिसिपेट कर पाते हैं और कितना वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इंटिमिडेट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, फरोख्त कुछ भी कर सकते हैं, उससे बचना होगा। और वो कैसे कर पाएंगे ये ही देखने की बात है, जो समय बताएगा। जी जी, थैंक यू सो मच शरद भाई, आपको कहीं निकलना था। थैंक यू सो मच। थैंक यू।